Hello. Hello everyone. This is me Shankar Jackison, and one time more again I am present here to provide you uh, next class today. Actually in this class I am going to teach you your poetry section, third poem of 12th Bihar board syllabus. Okay, so this class will be beneficial for the students who are studying in class 12th and preparing for the final examination. Okay, so come on, now I am going to explain your third poem of your poetry section, 100 marks English. Your poem is Now the Leaves Are Falling Fast, correct? And as you know, now the leaves are falling fast. Namely poem has been composed by one of the greatest poet of English literature, W.H. Auden. And W.H. Auden, as you know, he was by national poet of the world, because he belonged to two different nations, America and England. Okay, so before starting the poem, come on, I would like to introduce you something about this chapter and about this poet W.H. Auden. एक्चुअली ऐसा है कि ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर का मतलब हुआ पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं, करेक्ट? आई मीन कि दिस पोएम हैज बीन रिटन अंडर अ लीफलेस ट्री इन अ डेंस फॉरेस्ट नियर द हिल. ओके, तो W.H. ऑडेन साहब का पूरा नाम आप जानिए. पहले इसका पूरा नाम है वेस्टन ह्यूग ऑडेन, और इसका जो जन्म है वो 1907 में हुआ था और इसकी डेथ 1973 में हो गई थी. यू कैन सी हियर 1907 में इसका जन्म हुआ और इसकी डेथ 1973 में. ठीक है, तो इसे पुलित्जर प्राइज भी मिला था 1948 में. ठीक है, इसकी एक बड़ी फेमस सी बुक है द एज ऑफ एंजाइटी. एज ऑफ एंजाइटी जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक है W.H. ऑडेन साहब की. तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि W.H. ऑडेन 1907 यानी W.H. ऑडेन साहब का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था. हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, जिसे 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज मिला था फॉर हिज कलेक्शन. इसकी जो एक वर्स कलेक्शन थी यानी काव्य रचना जो थी उसकी जो कलेक्शन थी, जिस बुक में उन्होंने लिखी थी सारी कविताओं का एक संग्रह बुक, वो द एज ऑफ एंजाइटी, इसी बुक को लेकर के इसे पुरस्कार मिला था. ठीक है, वाज अ वर्सटाइल, ये बहुविषयक यानी बहु कलाओं का मिश्रण वाले कवि थे. इसके अंदर में बहुत सारे टैलेंट थे. एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, और ये अपनी बुद्धिमता को लेकर के ये जोश खरोश वाले कवि थे, करेक्ट? वर्ष ये काव्य रचना के काव्यक कहे जाते थे. ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार भी थे, क्रिटिक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, ट्रांसलेटर बहुत बड़े अनुवादक भी थे. डिफरेंट लैंग्वेजेज में ये एक लैंग्वेज को डब करने की क्षमता रखते थे. एंड एडिटर, इतना ही नहीं, ऑल टुगेदर वो एक एडिटर यानी संपादक भी थे. ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई. नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो कुछ फेमस बुक है वो इस प्रकार से है: द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पैन, एनोदर टाइम. ये सारी इसकी फेमस वर्क है. द नोटेबल वर्क यानी यादगार रचनाएं इसकी जो है ना वो अमेरिका के इतिहास में जो शामिल है वो है न्यू ईयर लेटर. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग्स,
नेक्स्ट द एज ऑफ एंजाइटी। तो इस तरह से ये सारी इसकी फेमस रचनाएं हैं। सो कम ऑन, लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट इन डिटेल्स। वो क्या है ना कि ये एक्चुअली जन्म लिए थे इंग्लैंड में, ठीक है ना। W.H. ऑडेन साहब का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में रहे पले बढ़े। बट ये हुआ कि 1939 में 1939 ईस्वी में वो इंग्लैंड को लेफ्ट कर दिए, यानी यहां से इंग्लैंड से चले गए कहां? अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां चले गए। तो अमेरिका में जाकर के ये रहने लगे। तो ये बाय नेशनल पोइट है, यानी इंग्लैंड मूल के अमेरिकी कवि हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि इस पोइट के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता दी जो आपके ऑब्जेक्टिव सेट में हेल्प करेगी। इसका जन्म कहां पर हुआ था? तो इंग्लैंड में। बाद में कहां चले गए थे? He left England and settled himself in America for his breath last, यानी अपने अंतिम सांस तक ये अमेरिका में ही रह गए। करेक्ट। सो कम ऑन, लेट्स डिस्कस ओवर द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये W.H. ऑडेन साहब की एक ऐसी कविता है जिसमें दो चीजों का एक साथ वर्णन किया गया है, यानी ये पूरी कविता जो है ना मेटाफर से भरी हुई है, यानी उपमा ही उपमा है। इसमें कंक्लूजन बताया गया है। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं। इस पोएम को कंपोज करने वाले आपके जो पोएट हैं W.H. ऑडेन, ये मेल है, कॉल्ड विगोरस पोएट। इसे जोश खरोश के जोशीले कवि कहे जाते हैं। और इस पोएम का जो ऑल टुगेदर थीम क्या है? इस पोएम का जो थीम है ना, ये पोएम किस चीज पर लिखी गई है? तो ये पोएम जो है ना फ्रस्ट्रेशन को इंडिकेट करता है, फ्रस्ट्रेशन को, यानी निराशापन को। समझ रहे हैं ना? ये निराशापन, यानी ये इस कविता में आपको निराशापन देखने को मिलेगा। तो चलिए यहां पर पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोएम की। अगर हम बात करें तो ये किस तरह की कविता है, इसमें क्या दिखाया गया है? इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में निराशा का जिक्र करती है ये कविता। ठीक है, ये पोएम ह्यूमन बीइंग के लाइफ में ये फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा का जिक्र करती है। तो W.H. ऑडेन के बारे में तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये एक जाने माने ड्रामाटिस्ट थे, ये बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एडिटर संपादक थे। तो मैंने यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दिया है। तो इसकी फेमस बुक की अगर बात करें तो द एज ऑफ एंजाइटी, याद रखिएगा ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बाय होम हैज द एज ऑफ एंजाइटी नेमली फेमस वर्क बिन रिटन। तो आप याद रखिएगा द एज ऑफ एंजाइटी W.H. ऑडेन साहब की वर्ल्ड फेमस रचना है। नेक्स्ट है ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, न्यू ईयर लेटर। ये सारी इसकी कुछ फेमस रचनाएं हैं और इन्हीं को आप ये 5 को याद रख लीजिएगा कि ये 5 उसके फेमस वर्क्स हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको इस चैप्टर को अगर पूरी तरह से, ये जो आपके फ्रंट पर दिख रहा होगा, ये इससे आपको 3 मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में आई एम श्योर कि आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव सेट में ये बहुत हेल्प करेगा। तो अब उसके बारे में, यानी W.H. ऑडेन, वेस्टर्न ह्यूग ऑडेन साहब लेफ्ट इंग्लैंड, मैंने आपको बताई ये इंग्लैंड को छोड़ करके चले गए इन 1939 1939 ईस्वी में, एंड सेटल्ड, और अपने आप को हमेशा के लिए सेटल कर लिए कहां? इन अमेरिका, परमानेंटली, सदा सदा के लिए। तो आई एम श्योर कि इस पोएट के बारे में आप इन डिटेल्स ये सारी बातें समझ गए होंगे। सो एनी डिफिकल्ट वर्ड अगर इस पोएम में और इस पोएम से
पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो मैंने सारे वर्ड कलेक्ट करके आपके लिए मैंने वर्ड का भी पेज बना दिया है। आई एम श्योर कि आप इस वर्ड के पेज को अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो ये पूरी कविता समझने में आपको नो प्रॉब्लम होगी। ओके, आप यहां देख सकते हैं ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपकी पोएम है, पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं। ये आपकी ये पोएट्री सेक्शन की थर्ड पोएम है। तो इसमें जो मीनिंग्स है जैसे वर्सटाइल है, बहुप्रतिभाशाली, यानी जिसको बहुत सारे क्षेत्रों में टैलेंट होता है उसे वर्सटाइल कहते हैं। इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से यानी अपनी बुद्धि से, दिमाग से। विगोरस, जोशीले। वर्स यानी वर्स कहते हैं काव्य को यानी रचना को। ड्रामाटिस्ट, नाटककार। क्रिटिक, व्यंग्यकार। अर्ली, अर्ली कहते हैं वो शुरू में, शुरू वाला जो होता है। एग्जैबिट, दिखाते हैं। पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक मुद्दा। लेट का मतलब होता है बाद वाला। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़कर चले गए। नोटेबल का मतलब होता है यादगार। इनेक्ट्स का मतलब होता है दर्शाता है या बतलाता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशापन। इनहेरेंट का मतलब होता है स्वाभाविक। और एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा या विलासा। फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरा हो जाना यानी लॉनलीनेस यानी तन्हाई। एक्सप्लोर्ड का मतलब होता है पता लगाया यानी V2 फॉर्म में है, ये आपका वर्ब है V2 फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो अब यहां से मैंने क्या किया है कि आपके पोएम के अंदर में जो ये 5 स्टेंजा है इस पोएम में, और 5 स्टेंजाज में एक स्टेंजा का मैंने वर्ड कलेक्ट कर दिया है और एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और कुल मिलाकर के हर एक स्टेंजा से मैंने वर्ड को कलेक्ट करके यहां डाल दिया। जैसे देखिए इस पोएम में आपको जैसे नर्सिस फ्लावर, नर्सिस फ्लावर का मतलब होता है बड़े पेड़ के छोटे छोटे बच्चे यानी बड़े पेड़ के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे, करेक्ट। लास्ट का मतलब होता है टिकना। नर्सेस का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग। ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र, कब्र यानी कब्र, मृत्यु। और प्रैम्स यानी बच्चों की जीवन की गाड़ी। अब वैसे हम पैरेम्बुलेटर अगर बोलते हैं तो वो बच्चे जो 3 पहिए वाले गाड़ी वो लेकर के बचपना अवस्था में वो चलते हैं उसे हम पैरेम्बुलेटर कहते हैं। तो ये गाड़ियां 2 तरह की होती है, एक होती है वो गाड़ी जिस पर आप बैठ करके चलते हैं, एक होती है ये जीवन की गाड़ी जिसके सहारे आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो ये प्रैम्स जो है ना बच्चों की जीवन की गाड़ी से संबंधित यहाँ पर मीनिंग क्रिएट हुआ है। अब वेस्परिंग नेबर्स, ये होता है यमदूत या यमराज, यानी किसी भी इंसान की अगर मौत होती है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए आप लोग सुने होंगे मैथोलॉजिकल टेल की अगर बात करें, मैथोलॉजी में कई जगह कई धर्मशास्त्र में बताया गया है कि यमराज आते हैं और इंसान की जिंदगी छीन कर चले जाते हैं। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेस्परिंग नेबर्स, जिसे हम ऐसे भी डेयर डेविल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना, जिसे मैसेंजर ऑफ डेथ कहते हैं यानी यमराज। नेक्स्ट है प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन इस पोएम में प्लक का मतलब होता है घसीट कर दूर कर देना। रियल डिलाइट, वास्तविक खुशियां। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और यहां पर चलते फिरते का मतलब हुआ। फ्रीज का मतलब होता है थम जाना। डेड का मतलब जो मर गए वो डेड बॉडी यानी मृत शरीर। और फॉलो का मतलब होता है पीछे चलना, हम कहते हैं ना फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, तो वही फॉलो का मतलब पीछे पीछे चलना। वुडन का मतलब होता है, ये वुडन क्या होता है कि वो किसी की मृत्यु हो जाती है, आप लोग देखे होंगे किसी सैनिक की अगर डेथ हो जाती है तो उसे वुडन में डाल करके यानी ताबूत में, लकड़ी की जो ताबूत होती है जिसे कॉफिन्स के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें डाल करके उसे घर तक पहुंचाया जाता है, तो यही वो वुडन है। और अगर आम भाषा में बात करेगा तो ये ताबूत में जो लाश होते हैं उसी को हम इंग्लिश में वुडन बोलते हैं। ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है मार्ग। स्टिफली का मतलब होता है बेरुखी से, यानी मन में गुस्सा है वो बेरुखी। रिप्रूव का मतलब होता है झिझकना, ठीक है। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे प्रेम का वास्ता यानी झूठा नाटक प्रेम का दिखाना। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। लिफलेस का मतलब होता है पत्ते विहीन यानी पत्ते जिसमें नहीं है। आई एम श्योर कि ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड पार्ट। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब होता है जंगल।
ट्रॉल्स। अब ये ट्रॉल्स क्या होता है, आपके बुक में मैंने देखा है कि आपके बुक में कह रहा है ये ट्रॉल्स, ये मैंने तो यहाँ पर इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्रिएट कर दिया है, जिसे दुष्ट आत्माएं के नाम से हमने इंडिकेट किया है। और ट्रॉल्स का मतलब दुष्ट आत्माएं, यानी भूत प्रेत पिशाच जिसको हम बोलते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर मर जाते हैं तो कुछ लोगों की अवधारणाएं होती है कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती है और भूत प्रेत के रूप में वो आती है आत्मा। बट यहाँ पर ये स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजिकल की अगर बात करें तो वहां पर इसमें बताया गया है कि विग्ड एंड अगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, यानी वहां के जो पौराणिक कथा है उसमें कुछ ऐसे क्रिएचर दानव को बनाया गया है जिसे दिखा करके बच्चों को डराया जाता है कि तू ऐसे न रहो नहीं तो वो ट्रॉल्स आ जाएगा। तो आप इंडिया में है तो इंडिया की भाषा में इसको भूत प्रेत पिशाच के नाम से जानिए, ठीक है ना, दुष्ट आत्मा। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना फटकारना, ठीक है। नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल होता है। अब यहां पर है एंजल। अब ये एंजल क्या होता है, फरिश्ते। आपके बुक में एंजल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिफ्ट यानी उठाना। वाटरफॉल वो पानी का गिरना यानी झरने। ब्लेस का मतलब होता है रहम। ट्रेवलर्स का मतलब होता है जीवन के राही, यानी जो चल रहे हैं, ये जीवन के राह में जो चल रहे हैं वो जीवन राही ट्रेवलर्स, या किसी राह पर चल रहे हैं तो वो राही। और लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है जीवन के अंतिम पल में, यानी मृत्यु काल में। लास्ट डिस्ट्रेस मृत्यु काल। आई एम श्योर कि ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और सारे वर्ड को अगर आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया तो आई एम श्योर कि ये कविता लाइन बाय लाइन जो मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेंजा वाइज, आपको ये सारी कविता A to Z समझ में आ जाएगी। और इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, ये सारे के सारे आपको सेल्फ बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए कम ऑन, अब मैं जा रहा हूं अब आपके पोएम को एक्सप्लेन करने। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे। ओके, इस पोएम में आपके 5 स्टेंजाज हैं, 5 स्टेंजाज है, और एक एक स्टेंजा में इसमें 4 लाइन्स इंक्लूड हैं, 4 लाइन्स हैं, ठीक है ना। और इस 4 लाइन्स में क्या है कि इस पोएम को जो एक्सप्लेन करने का जो एक्सप्लेनेशन मेथड है ना, ये कैसे है, तो ये आप ऐसे समझिए। इस पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए a इंटू ए प्लस बी इंटू बी का फॉर्मूला है। अब देखिए, पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको कई क्लास में मैंने बताया है कि आपको लिटरल मीनिंग से लेकर के इम्प्लाइड मीनिंग, ये दोनों ही चीजों की जरूरत होती है कि नहीं, मैंने बताया है। तो आई एम श्योर कि आप इस लाइन को कैसे समझेंगे। देखिए, पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको उसके एक्सप्लेनेशन मेथड को समझना जरूरी होता है। अब देखिए ना, कोई भी लाइन अगर लास्ट हो रहा है तो उसके लास्ट प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान से देखिए। यहां क्या कर रहा है, फास्ट, यहां क्या कर रहा है, लास्ट। फास्ट एंड लास्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, प्रोनाउंसिएशन जा रहा है ऐसे में, यानी रैमिंग बन रहा है। अगर बन रहा है तो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 2 लाइन्स टुगेदर। आपको ये दोनों लाइन को एक साथ में करना है एक्सप्लेन। और जैसे ही a इंटू ए हुआ, नेक्स्ट अब देखिए गोन ऑन, प्रोनाउंसिएशन मिल रहा होगा, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। बिफोर explaining the poem, I would like to say here you something। ये जो पोएम है इसमें 2 तरह की चीजों का, पूरी कविता फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, पूरी कविता के 2 अर्थ हैं। 2 अर्थ क्या हैं आपको मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कि पोएट ने इस पोएट्री सेक्शन की जो ये पोएम है आपकी, इसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है, इस चीज को समझा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
इस पोएम के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलुए हैं, इसके दो एक्सप्लेनेशन है, इसके दो मीनिंग है पूरी पोएम के। एक तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को देख करके आप क्विक समझ गए होंगे कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, तो आप श्योरली है कि ये आप पत्ते से संबंधित, वृक्ष से संबंधित, ये जंगल से संबंधित बात समझेंगे A to Z, शुरू से लास्ट तक। दूसरा मीनिंग इसमें क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग के बारे में इसमें उतने ही उसका भी सेंस इसमें है जितना कि एक ट्री का है। तो लाइन बाय लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा ये कह क्या रहे हैं। वन डे इन द मॉर्निंग, एज सुन एज द पोएट got up, a matter came into his mind. Why not write on something in this autumn season? Actually जिस समय में ये पोएम कवि ने कंपोज किया था वो ऑटम सीजन चल रहा था, यानी पतझड़ का मौसम था। वृक्ष के जो वो पुराने पत्ते होते हैं ना वो झरझर करके गिर रहे थे, शुष्क हवाएं चल रही थी, और वो दिन में और शाम के समय में और रात के समय में बहुत बड़ी ठंड हुआ करती थी। ऐसे समय में कंपोज की गई ये कविता है। तो इस पोएम को एक वृक्ष के नीचे, एक पतझड़ वृक्ष के नीचे एक घने जंगल में कवि जाते हैं और वहीं पर इस कविता को कंपोज किए हैं कंप्लीटली। ये शुरू से लास्ट इस पोएम को इन्होंने जंगल में जाकर के कंपोज किया है, ठीक है, अ डेंस फॉरेस्ट में, अंडर अ ट्री, इन लॉनली प्लेस, वहां पर जाकर के इस पोएम को कंपोज किया है। तो चलिए देखिए, अब जरा एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। पोएम कह रहे हैं उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, हवाएं चल रही हैं जोर जोर से। कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे पोएट बैठे हुए हैं, जिस वृक्ष पर बहुत सारे पत्ते हुआ करते थे कभी, उसमें अब चंद पत्ते बच गए हैं, सारे पत्ते झरझर के गिर गए हैं। और वहां से कभी जंगल की ओर देख रहे हैं तो जो कुछ भी वो पत्ते वृक्ष पर लगे हुए वो झरझर के गिर रहे हैं, यानी तेजी से गिर रहे हैं। अब मैं जरा यहां बता दूं, ये वृक्ष के जो पत्ते गिर रहे हैं, ये वृक्ष यहां पर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, समझ रहे हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग ये वृक्ष के समान हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से ये वृक्ष से पत्ते झरझर के गिर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं अपने जीवन को जीते हुए वृद्धा अवस्था में चले गए हैं, अब वो अपनी जिंदगी को खो रहे हैं, यानी वो मौत की तरफ जा रहे हैं, तेजी से मौत की तरफ जा रहे हैं, अब वो मरेंगे। इसी वृक्ष के समान जिस तरह ये वृक्ष अभी पतझड़ बन के जैसा लगता है ये मर गया है, इंसान भी इसी वृक्ष के समान है और ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य ये है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब ये नर्सेज फ्लावर क्या होता है इसको भी समझिए जरा, ये कोई फूल पत्ती वाला नहीं है। ये बड़े वृक्ष के जो ये पत्ते गिरते जा रहे हैं, तेजी से झरझर के गिर रहे हैं, यानी बड़े बुजुर्ग लोग इस दुनिया से अब जा रहे हैं, यानी मौत को वो अपना रहे हैं, मृत्यु की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो तेजी से मर रहे हैं। जितने वृद्ध व्यक्ति हैं वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, इसी पेड़ के पत्तों की भांति वो झरझर के गिर रहे हैं। यानी हमारी जिंदगी इन्हीं वृक्ष के पत्तों के समान है जो एक दिन गिर जाएगी। और अफसोस इस बात का है कि इन पतझड़ वनों में पत्ते जब गिर जाते हैं तो नए कल्प उस पर आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी एक बार चली जाए ना तो ये लौट कर नहीं आती। नेक्स्ट जनरेशन, तो बच्चे जो है ना वो नए कल्प हैं। जिस तरह वृक्ष पर वो नए कल्प आते हैं, तो आने वाले जनरेशन के जो बच्चे हैं वही नए पत्ते के समान हैं।
तो इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से समझिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये बड़े वृक्ष के नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं ना, ये नर्सेस फ्लावर वही होते हैं। बड़े वृक्ष के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वो उग जाते हैं, उससे ही हम कहते हैं नर्सेस फ्लावर, यानी बड़े वृक्ष के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके नीचे जो गिरे हुए हैं। और उस बड़े वृक्ष के नीचे जितने भी वो छोटे छोटे पेड़ हैं, वो कोई दबे कुचले हैं, गिरे हुए हैं, कोई खड़े हैं, तो उसका तात्पर्य यहां से है। कह रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पत्ते अब तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर, ये बड़े वृक्ष के छोटे छोटे जो ये पेड़ है उसके नीचे उगे हुए, विल नॉट लास्ट, ये भी नहीं टिक पाएंगे, ये भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे जैसे कि ये पेड़ अभी पतझड़ के समय में ये इसके पत्ते झरझर कर गिर रहे हैं और मृत के तरह लग रहे हैं। तो यानी ये बड़े बुजुर्ग लोग जिस तरह से तेजी से मरते जा रहे हैं, उनके जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी नहीं टिक पाएंगे, ये भी मौत के मुंह में एक दिन चले जाएंगे। एक्चुअली ऐसा होता है, लोगों की गलत अवधारणा ये होती है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसी दिन से वो जीवन के सफर पर मृत्यु के अंतिम छोर तक वो उसी दिन से चलने लगते हैं। यानी हम दिन प्रतिदिन मौत की मुंह की ओर जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा जो हम जाके मर जाएंगे। हमारे जीवन का सफर मृत्यु के पास जाकर के लास्ट हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं ये पत्ते तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ये तेजी से मरते जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये बड़े लोगों के जो छोटे छोटे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये भी नहीं टिक पाएंगे, ये भी एक दिन मर जाएंगे। ये बड़े वृक्ष के नीचे ये उगे हुए छोटे छोटे जो वृक्ष हैं, छोटे छोटे जो झाड़ियां हैं, ये भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि बड़े वृक्ष का काम होता है छोटे वृक्ष को बचाना। जोर से हवा चलती है, धूप निकलती है, तो उनसे छोटे पेड़ को ये बड़े पेड़ आसरा देते हैं। बड़े बुजुर्ग जिस तरह से बच्चों के लिए आसरा बनते हैं, अगर ये बड़े लोग ही नहीं रहेंगे तो ये छोटे बच्चे क्या टिक पाएंगे, ये भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे जिस तरह से ये पेड़ मरते जा रहे हैं। आई एम श्योर कि यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन बता रहा हूं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेस का मतलब हो गया ये बुजुर्ग लोग। तो ये बुजुर्ग लोग टू द ग्रेव का मतलब हुआ कब्र की ओर, यानी कब्र। आर गॉन, ये बड़े बुजुर्ग लोग तो ये कब्र की ओर चल पड़े हैं, यानी जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। कब जाकर के मृत्यु के उस गड्ढे में गिर जाएंगे कोई पता नहीं। यानी हम इंसान जो है ना, दिन प्रतिदिन मौत के कब्र की ओर जा रहे हैं। नर्सेस, बड़े बुजुर्ग लोग टू द ग्रेव, उस कब्र के तरफ आर्गोन चल पड़े हैं। हम बड़े बुजुर्ग लोग जितने हैं इस दुनिया में सब मृत्यु के कब्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और अब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हम उनको ऐसे ही छोड़कर एक दिन चले जाएंगे, और वो बच्चे भी हमारे बगैर एक दिन हमारे अवस्था में आकर के वो भी नहीं टिक पाएंगे, वो भी इस दुनिया से मर जाएंगे। जिस तरह इन पेड़ों में कोई पत्ते अभी नजर नहीं आ रहे एक्चुअली। तो यहां पर मेटाफोर है, अपनी तुलना उन वृक्षों से करते हैं कवि, और सारे लोगों की तुलना उन बड़े वृक्षों से करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की तुलना उन बड़े वृक्ष के नीचे उगने वाले छोटे पेड़ों से करते हैं। करेक्ट। चलिए, तो नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये बड़े बड़े लोग तो मौत की कब्र की ओर चल पड़े हैं। एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, रोलिंग ऑन का मतलब होता है लुढ़कते हुए जाना। अब प्रैम्स का मतलब होता है वो बच्चों की वो गाड़ी जिसे बच्चे पकड़ करके चलना सीखते हैं। गो रोलिंग ऑन मतलब होता है कि लुढ़कते हुए आगे की तरफ जाना, तेजी से भागते जाना। तो ये कवि कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग तो ये कब्र की ओर चल पड़े हैं। एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और ये बच्चों की जिंदगी की गाड़ी भी
उसी कब्र के तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी बच्चों की जिंदगी भी कब्र के तरफ यानी उस मृत्यु के तरफ तेजी से लुढ़कते हुए भागती जा रही है। बच्चे भी एक दिन नहीं टिक पाएंगे, ये भी मर जाएंगे। जीवन का यही दस्तूर है, जो आया है सर्टेनली वो जाएगा ही। आई एम श्योर कि आप ये 4 लाइन्स का फर्स्ट स्टेंजा का आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे कि इसमें कवि ने क्या कहा है। तो मैं तेजी से एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप समझिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब ये पत्ते तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं, यानी बड़े बुजुर्ग लोग तेजी से मरते जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये छोटे छोटे पेड़ भी नहीं टिकेंगे, अर्थात ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जो बड़े लोगों के जो बाल बच्चे हैं यानी उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे, ये भी एक दिन मर ही जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, ये बड़े बुजुर्ग लोग तो ये मृत्यु की ओर चल पड़े हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और वो छोटे छोटे बच्चे की जीवन की गाड़ी भी लुढ़कती हुई इसी कब्र के तरफ बढ़ती जा रही है। आई एम श्योर कि यहां तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, करेक्ट। So come on, let's discuss over the next second stanza of this poem. ये आपका स्टेंजा नंबर 2 है, स्टेंजा नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ना, जब हमारे साथ जिंदगी है ना तो जिंदगी में क्या परेशानी होती है। हम जब तक जीवित हैं हमारे इर्द गिर्द हर तरफ समाज के बुरे लोग हमारी जिंदगी के बहुत बड़े प्यासे हैं। जिंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती, मौत सबको प्यारे लगते, लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की मौत सबको अच्छी लगती है। यहां पर पॉइंट क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं वेस्परिंग नाइवर्स, ये वेस्परिंग नाइवर्स होता क्या है? वेस्परिंग नाइवर्स इसी को हम कहते हैं डेयर डेविल्स, यानी द मैसेंजर ऑफ डेथ, यमराज, यमदूत, जो इंसान की जिंदगी छीन कर ले जाते हैं और मौत की मुंह में उसे ढकेल देते हैं। तो ये वेस्परिंग नाइवर्स वही है। वेस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ यमराज खड़ा है। देखिए ना, ये जिंदगी से सबको नफरत है। अब ये यमराज, ये वेस्परिंग नाइवर्स की तुलना क्यों किए हैं यहां पर कवि? हमारे समाज में बुरे दुष्ट लोग भी होते हैं, उन्हीं दुष्ट लोगों को पोएट ने यहां पर वेस्परिंग नाइवर्स यानी दुष्ट कह के पुकारा है, यानी यमराज कह के। समझ रहे हैं ना? तो यहां जिंदगी से शिकायत किसको है? जिंदगी से शिकायत, हम जब जिंदा हैं तो हमारे साथ जिंदगी है, लेकिन हम तो मरेंगे। हमसे जिंदगी छीन कर कौन ले जाते हैं? हमसे जिंदगी छीन करके ये वेस्परिंग नाइवर्स, ये डेयर डेविल्स जो होते हैं, यानी मैसेंजर ऑफ डेथ जो होते हैं, उसी को हम कहते हैं यमराज। तो हमारे जिंदगी के आगे पीछे क्या है जरा ध्यान से देखिए। वेस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ यमराज खड़ा है। हम चल रहे हैं अपने जीवन के पथ पर, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे पग पग पर हमारे जिंदगी के प्यासे जो मौत बन करके यमराज हमारे साथ घूम रहे हैं। ये कब हमसे जिंदगी छीन लेंगे हम नहीं जानते। सपोज कीजिए कि हम घर से निकले ऑफिस के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गई, वो यमराज हमारे साथ चल रहा था, पता नहीं कब हमारी जिंदगी छीन करके ले गया और हमारी जिंदगी चली गई। तो हम इस जिंदगी के साथ जो पल पल जी रहे हैं, हर पल हमारे साथ मौत चल रही है, यानी ये वेस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट है। ये यमराज हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ खड़ा है, कब हमसे छीन लेगी जिंदगी कोई नहीं जानता, करेक्ट। प्लक अस, प्लक का मतलब होता है घसीट कर दूर कर देना। ये जो यमराज है ना, प्लक अस, ये हमें घसीट कर फ्रॉम द रियल डिलाइट, ये जिंदगी को कहते हैं रियल डिलाइट। हमारे साथ अगर जिंदगी है तो यही जिंदगी वास्तविक खुशी है। और ये यमराज क्या करता है, ये वेस्परिंग नाइवर्स करता क्या है? प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ये हमें वास्तविक खुशी से घसीट कर दूर कर देता है। यानी हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी को ये छीन करके हमें जिंदगी विहीन बना देता है, यानी हमारी जिंदगी ये छीन कर एक दिन चला जाता है। तो ऑल टुगेदर द पोएट मीन्स टू से हियर in the second stanza first line,
वेस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ यमराज खड़ा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें जीवन की वास्तविक खुशियों से घसीट कर ये दूर कर देता है। हम जिंदगी जी रहे होते हैं, हमसे जिंदगी छीन कर ये चला जाता है यमराज। ऐसा है, यानी समाज में बुरे लोग जो होते हैं, हम अगर अच्छी जिंदगी जी रहे होते तो समाज के ये बुरे लोग हमारी जिंदगी में लाखों परेशानी क्रिएट करके हमारी जिंदगी को बदतर बना देते हैं, हमारी जिंदगी से उसे नफरत होती है। यहां पर दो तरह की तुलनाएं हैं, एक तो रियल लाइफ से, एक समाज की जो ये बुराई है, बुरे लोग जो हमारे साथ परेशानी क्रिएट करते हैं। द पोएट मीन्स टू से द सेम, कवि के कहने का मतलब वही है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो आगे पीछे हर तरफ तो हमारे यमराज खड़े हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें घसीट कर जिंदगी की वास्तविक खुशियों से अलग कर देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड, एक्टिव हैंड क्या होता है, आज जब हम जीवित हैं तो हमारे हाथ चलते हैं, हमारे दो हाथ होते हैं, और ये दोनों हाथ में कितने एकता है पता है। जब कोई काम आप करने लगते हैं तो एक हाथ अगर बढ़ता है तो दूसरा भी आपके तरफ बढ़ता है, दोनों हाथ में बहुत बड़ी एकता है। आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, एक हाथ जैसे ही बढ़ाएंगे दूसरे हाथ को भी पता होता है कि हम इसका हेल्प करें। अपने शरीर के इस हाथ को अपने से कितने नजदीकियां हैं जरा सोच के देखिए। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, ये फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, लेकिन यहां इस पोएम में इसका इंप्लाइड मीनिंग है थम जाना, थम जाना। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये चलते फिरते हाथ भी एक दिन निश्चित रूप से थम जाएंगे। यानी आज जो हमारे साथ ये हमारे हाथ उठते हैं, चलते हैं, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब हमारे ये चलते फिरते हाथ भी थम जाएंगे। जो हाथ एक दूसरे के साथ कभी मजबूती से पेश आते थे, ये दोनों हाथ एक दूसरे से तन्हा तन्हा सा रह जाएगा। कैसे, जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे दोनों हाथ अलग अलग हो जाएंगे, साथ रहने वाले हाथ भी एक नहीं हो सकेंगे। जीवन का ये दस्तूर समझिए। तो अभी इन जंगलों में यही कुछ हालात है, ढेर सारे पेड़ है लेकिन अभी सारे मृत नजर आ रहे हैं। जिस पर लदे हुए इतने सारी पत्तियां हुआ करती थी, हरियाली से ये जंगल ढकी होती थी और ये जो है एक वृक्ष के पत्ते दूसरे वृक्ष के पत्ते से ऐसे टकराते थे, कितने अच्छे से रह रहे थे। लेकिन ये ऑटम सीजन आने पर उसके पत्ते जो तेजी से झरझर कर गिर रहे हैं, तो आज इसी एक्टिव हैंड के तरह वो भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, बस यूं ही सूखी लकड़ियां के तरह वो खड़ी है। उसके जिंदगी में भी कितनी परेशानी आई है, हमारे जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, ये हमारे चलते फिरते हाथ भी निश्चित रूप से थम जाएंगे। लॉनली, लॉनली अकेले यूं ही तन्हा सा, ऑन द सेपरेट नी, अलग अलग दोनों घुटने पर ये हमारे दोनों अलग अलग हाथ तन्हा तन्हा से रह जाएंगे। यानी जब हम मर जाएंगे तो हमारे ये दोनों हाथ हमारे दोनों घुटने पर होंगे और एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। हमारे दोनों हाथ इसी घुटने पर जाकर टिक जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। जब हमारे अंदर जिंदगी ना होगी, हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट, तो आई एम श्योर कि आप ये सेकेंड स्टेंजा को इन डिटेल्स आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं स्पीडली, जरा ध्यान से देखिए। द पोएट मीन्स टू सी हियर इन द सेकेंड स्टेंजा फर्स्ट लाइन, वेस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ यमराज खड़ा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें जीवन की वास्तविक खुशियों से घसीट कर अलग कर देता है ये, यानी हमारी जिंदगी से नफरत है इससे वेस्परिंग नाइवर्स को, ये डेयर डेविल्स को, ये मैसेंजर ऑफ डेथ को यानी यमराज को। ये हमसे हमारी जिंदगी छीन कर लेकर चले जाते हैं और वास्तविक खुशियों से हमें घसीट कर अलग कर देते हैं। और तब क्या होता है जब हमसे ये जिंदगी छीन लेते हैं, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जो हमारे ये चलते फिरते आज के हाथ है ये तब थम जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा सबके साथ होगा। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये दोनों हाथ अलग अलग घुटने पर तन्हा तन्हा से
रह जाएंगे। नेक्स्ट समझिए आप, इस पोएम के नेक्स्ट पार्ट में पोएट क्या कहते हैं। आपका ये स्टेंजा नंबर 3 है, ठीक है, थर्ड स्टेंजा है आपका। पोएट कहते हैं डेड, डेड वो होता है जो मर गया है। अगर कोई मर जाए तो मैंने अपने जिंदगी में क्या देखे हैं, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। मैंने अपने जिंदगी में पीछे झांक कर देखे हैं, हजारों सैकड़ों लोग मरे, हजारों सैकड़ों मरे हैं, मैंने देखा है। तो होता क्या है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, इन 100 सैकड़ों की संख्या में, एट द बैक उस मृत शरीर के पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग चलते रहते हैं। आगे आगे वो मृत शरीर को 4 व्यक्ति लेकर चल रहे होते हैं, उसके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे होते हैं। और सैकड़ों लोग जब चल रहे होते हैं तो फॉलो, वो उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वुडन इन आवर ट्रैक, हमारे मार्ग में, जिस मार्ग से हमारा ये मृत शरीर जा रहा होता है, उसी मार्ग से सैकड़ों लोग हमारे पीछे पीछे, ताबूत के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जब हम जीवित होते हैं, हमारे अपने यार भी हमसे मिलने नहीं आते। जिंदगी से देखो ना यार, शिकवा शिकायत सबको है। जब हम जीवित हैं, हम कष्ट में हैं, तो हमसे मिलने नहीं आते हैं, हमारे अपने भी नहीं आते इवन। और जब हम मर जाते हैं ना, तो हमारे मृत शरीर के पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। व्हाट इज दिस, ये है क्या? इसीलिए पोएट के कहने का मतलब है, इस दुनिया में जिंदगी से पता नहीं क्यों लोगों को नफरत है। एक तो वेस्परिंग नाइबर्स हमारे लेफ्ट और राइट है, हमारी जिंदगी कब छीन कर चले जाएंगे डोंट नो। और जब हम जीवित हैं, हम कष्ट में हैं, तो हमारे अपने भी मिलने नहीं आते, हमारे समाज के जो ये लोग हैं ये भी हमसे मिलने नहीं आते। और जब हम मर जाते हैं ना, तो क्या होता है, ये होता है, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। मरने के बाद होता यह है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो, मरे हुए आदमी के पीछे, इन हंड्रेड्स सैकड़ों की संख्या में, एट द बैक सैकड़ों की संख्या में एक मृत व्यक्ति के पीछे पीछे फॉलो चलते रहते हैं। वुडन उस ताबूत का पीछा करते हुए, यानी उस ताबूत में जिसमें लाश है, उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग चल रहे होते। इन आवर ट्रैक, हमारे मार्ग में हमने कईयों को ऐसा देखा है, हमारे साथ भी ऐसा होगा, हम भी मर जाएंगे, हमारे पीछे भी सैकड़ों लोग चलेंगे। देखिए यही है, आर्म्स रेज्ड, हर आदमी हाथ को उठाए हुए चल रहे होते हैं। मैंने देखा है कि मरे हुए लोगों के पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे, उसके पीछे पीछे सैकड़ों चल रहे थे। आर्म्स रेज्ड, अपने हाथ भी उस मृत शरीर को लगा रहे थे, आसरा दे रहे थे। और जब जिंदगी में बुढ़ापा आई थी, उस समय में जब हम लड़खड़ा रहे थे, तो हमारे शरीर को आसरा देने वाला कोई नहीं था। आज हम जब मृत हो गए हैं, तो हमारे मृत शरीर को आसरा देने के लिए समाज के ये दरिंदे, ये बुरे लोग झूठे नाटक करने आए। जीवन को जरा समझिए, इसी वीरान जंगल के तरह हमारी जिंदगी भी सुनसान है। तो आर्म्स रेज्ड, हाथ लगाए थे कईयों ने, हमने देखा था एस्टिफली, वो भी बेरुखी से। उसके अंदर में ये था कि भले मर गया, बेरुखीपन से, टू रिप्रूव, झिझकते हुए हाथ लगाए थे। हम और आप भी मरेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और ये हाथ क्यों लगा रहे थे जानते हैं? इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव का मतलब होता है झूठे प्रेम का नाटक वास्ता देना,
यानी ये जो हाथ लगा रहे थे, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे प्रेम का वास्ता देने के लिए, ढोंग दिखाने के लिए कि आहा आप मर गए, आपसे हम बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके मन में खुशी थी, इन दरिंदों के मन में जब हम मर गए, तो झूठे नाटक दिखा रहे, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, झूठे प्रेम का वास्ता दिखाने के लिए मृत शरीर के पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग चलते हैं हमारे मृत मार्ग में। फॉलो द वुडन ट्रैक, हमारे ताबूत के पीछे पीछे हमारे मार्ग में ये झूठे लोग चलते हैं। आर्म्स रेज्ड, हाथ भी लगाते हैं हमारे मृत शरीर को, मैंने देखा है कईयों को लगाते हुए, लगाया है, हमारे साथ भी ऐसा होगा। स्टिफली, बेरुखी से लगाते हैं, झिझकते हुए, उसके मन में आपके प्रति कोई दया नहीं है। ये बेदर्द समाज आपकी जिंदगी को जब न समझ सका तो आपके मृत्यु से उसे क्या खुशी, वो तो बहुत खुश होंगे, खुशी नहीं बहुत खुशी उसे मिलेगी। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, लोगों को दिखाने के लिए अपने झूठे प्रेम का वास्ता दिखाएंगे। तो जब तक अपनी जिंदगी है जरा खुल के जियो यार। ये जंगल में जो ये पत्ते अभी झरझर कर गिर रहे हैं, हमारे इंसानियत की मौत भी इसी तरह से होगी। कितने बूढ़े बुजुर्ग मर गए, ये छोटे छोटे बच्चे भी मृत मार्ग पर चल रहे हैं। कभी यह ना सोचना कि हमारी जिंदगी बढ़ रही है, हम आज जन्म लिए तो हम मौत की तरफ चल पड़े, हमारी जिंदगी घट रही है। इसी जंगल के भी तरह हमारी जिंदगी वीरान हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी। ये दुनिया के लोग झूठे नाटक दिखाएंगे, आपके समाज के लोग कोई साथ देने वाला नहीं है, सब के सब बुरे हैं। आई एम श्योर कि आप ये थर्ड स्टेंजा को कंप्लीटली समझ गए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर स्टेंजा नंबर 4। यह है स्टेंजा नंबर 4। अब नेक्स्ट इन द स्टेंजा नंबर 4 इन फर्स्ट लाइन द पोएट W.H. Auden सेज, ये कहते हैं स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। अब ये कह क्या रहा है जरा समझिए। स्टार्विंग भूख से मर रहे हैं, द लीफलेस वुड, ये पत्ते विहीन जंगल आज भूख से मर रहे हैं। आप जरा इन जंगलों की तरफ झांक कर देखिए, कहीं कुछ पत्ते नजर नहीं आ रहे हैं, सारे वृक्ष से पत्ते झरझर कर गिर गए। और वृक्ष में पत्ते ना हो तो वो भोजन कहां से बनाएंगे। आज ये पेड़ भूख से मर रहे हैं, भोजन के लिए चीख रहे हैं कि कोई आकर मुझे भोजन दे दो। कोई भोजन देने वाला नहीं होता है। जिंदगी में जब ऐसी परेशानी आती है तो हमारे समाज के वो लोग हमें भोजन देने नहीं आते। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, ये समाज में सब दरिंदे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब देखिए ना, अभी के समय में जब इन जंगल में इन पेड़ों को भूख लगी है और ये भूख से मर रहे हैं ये सारे पेड़, और ये पेड़ ही नहीं मर रहे हैं, इस जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब भूख से छरपटा रहे हैं। ट्रॉल्स, ये दुष्ट आत्माएं, ये भूत पिचास, रन स्कॉल्डिंग, वो आवाज निकालती हुई हमें डांटते फटकारते हुए अपने भोजन का शिकार बना रहे हैं। यानी अब ये ट्रॉल्स की तुलना किससे किए हैं? ये समाज के दरिंदे लोग को ट्रॉल्स बताया है पोएट ने। यानी समाज के ये दुष्ट दरिंदे जो गरीबों का शोषण करते हैं, एक सज्जन व्यक्ति को जीने नहीं देते, उसकी जिंदगी को ऐसे वीरान बना देते हैं जैसे कि ये सुनसान वीरान जंगल है। ऐसी ही कुछ जिंदगी ये लोग उनके बना देते हैं। तो ये ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग, ये दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट लोग रन दौड़ते हैं, स्कॉल्डिंग डांटते हैं, फटकारते हैं, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए ये हम सज्जन व्यक्तियों को शिकार बनाते हैं। यानी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये दरिंदे लोग गरीब लोगों का शोषण किया करते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। ये जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, मैं जैसा कि इस जंगल में देख रहा हूं। एंड द नाइटिंगेल, और इसमें ये नाइटिंगेल बुलबुल, आप बुलबुल पक्षी को देखे होंगे, बहुत ही सज्जन, बहुत ही डर होता है इसको। आप थोड़ी सी आवाज भी निकाल दे तो ये जो गा रही होती है ये चुप हो जाती है, इसे बहुत डर होता है।
तो नाइटिंगेल कहने का मतलब समाज के वो निर्दोष और सज्जन व्यक्ति को नाइटिंगेल कहा है, और समाज के दुर्जन व्यक्ति को ट्रॉल्स, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच का नाम दिया है कवि ने इसमें। तो ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ये दुष्ट व्यक्ति तो अपने भोजन के शिकार के लिए हमें डराते हैं, धमकाते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और इसके डर से, जानते हैं इसकी इस डांट फटकार से, द नाइटिंगेल इज डम्ब, ये बुलबुल भी गूंगी हो गई है। जैसा कि मैं इस जंगल में देख रहा हूं, भिन्न भिन्न तरह की आवाजें आ रही है, कई तरह के खूंखार जानवर बोल रहे हैं, उसके डर से ये नाइटिंगेल गूंगे हैं। ठीक इसी तरह हमारे समाज में ऐसा होता है कि ये दरिंदे लोग जब इन गरीब लोगों को सताने लगते हैं, तो ये नाइटिंगेल, ये यानी अच्छे अच्छे लोग, भले लोग, सज्जन लोग जो होते हैं, वो मुक हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, और उसके डर के मारे कुछ नहीं बोलते, गालियां सह लेते हैं, मार सह लेते हैं, और इन दरिंदों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। आई एम श्योर कि यहां तक आप समझे होंगे। कवि हमारे लाइफ को उन जंगलों से जोड़ करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह से समझिएगा। एंड द एंजल, एंजल क्या होता है? फरिश्ते। अब एंजल, फरिश्ते, अब कहेंगे हम किसको? एंजल विल नॉट कम। और इन गरीब लोगों का, यानी इस नाइटिंगेल का, ये गरीब सज्जन लोगों का, एंजल विल नॉट कम, इसको बचाने के लिए कोई फरिश्ते भी नहीं आएंगे। ये बुरे लोग जो इसके ऊपर कहर ढा रहे हैं, इन लोगों को बचाने के लिए कोई फरिश्ते भी नहीं आएंगे, कोई ऊपर से फरिश्ते आकर के इसकी रक्षा नहीं करेंगे। ये ऐसे ही घुटन की जिंदगी जीते रहेंगे, इसको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। यानी कि हमारे समाज में किसी को अगर दबाया जा रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए समाज के सज्जन व्यक्ति का एक समूह, टोली उसको बचाने के लिए नहीं आएंगे। बहादुरी उसमें होती है जब कोई किसी को टॉर्चर कर रहा, आप उसकी जाकर रक्षा करते हैं, तो आप उसके लिए एंजल हैं। तो कोई उसकी रक्षा करने नहीं आएंगे। समाज में जो दरिंदों का बोलबाला है उनका चलता रहेगा, और ये नाइटिंगेल जैसे लोग, यानी बुलबुल जैसे लोग गूंगे हैं, जिस तरह से मैं इस जंगल में अभी देख रहा हूं। तो इस पोएम के दो मीनिंग है, मैंने आपको समझाया था शुरू में ही। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी पत्ते विहीन जंगल में ये पेड़ सब भूख से मर रहे हैं। यहां पर ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु, भूत पिशाच प्रेत, ये अपने भोजन के लिए डांट फटकार आवाज लगा रही है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और मैं देख पा रहा हूं कि यहां बुलबुल भी गूंगी हो गई है, एकदम नहीं बोल रही है। एंड एंजल विल नॉट कम, और कोई फरिश्ते भी नहीं आएंगे इसकी रक्षा करने के लिए इस जंगल में। अर्थात हमारे समाज में जो ये दरिंदे लोग हैं, ये इन नाइटिंगेल जैसे लोग, यानी सज्जन लोग को अपना शिकार बना रहे हैं, अपना भोजन के लिए उसे अपना शिकार बना रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, और उसकी रक्षा करने के लिए कोई एंजल यानी भले लोग की टोली उसके पास उसकी रक्षा करने नहीं आएंगे। आई एम श्योर कि आप यहाँ इन 4 लाइन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। सो कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, लेट्स डिस्कस। इस स्टेंजा में आपका जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें पोएट क्या कहते हैं? अब वहां पर कवि बैठे हुए हैं, वो एक पेड़ है, पेड़ पे बिल्कुल पत्ते नहीं है, वहां से दूर जो है ना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वो पहाड़ है, उन पहाड़ पर बर्फ ढकी हुई है, कुछ कुछ जगह पर से पानी वहां से टिप टिप करके गिर रही है। तो देखिए यहाँ पर मतलब ये है कि हमारा जो ये जीवन मार्ग है ना, जीवन मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है। हम जो जीवन जी रहे हैं ना, हम अपने एक मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी जिंदगी एक मार्ग का नाम है, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं। तो हम जो जिंदा है ना, अपने मार्ग पर चल रहे हैं, हम जिंदगी के मार्ग पर चल रहे हैं। तो वहां पेड़ और जंगल में क्या तात्पर्य है, चलिए यहां देखिए। द पोएट मीन्स टू से हियर कोल्ड, बहुत ठंड है। इम्पॉसिबल, असंभव सा है। पोएट यहां से देखते हैं तो वहां दूर जो है ना बहुत ठंडक सी महसूस हो रही है। वहां उस चट्टान पहाड़ के ऊपर ऊंची ऊंची टिलाएं नजर आ रही है उस जंगल में। तो कोल्ड, बड़ी ठंडक है। इम्पॉसिबल, असंभव सा है। अहेड, आगे अब एक कदम भी बढ़ाना। यानी जब जिंदगी मौत के निकट आ जाती है ना, तो पूरा शरीर ठंडक से भर जाता है, असंभव सा हो जाता है। अहेड, एक कदम भी आगे बढ़ाना।
जब हम मौत के आखिरी पायदान तक आ जाते हैं तो असंभव है एक पल के लिए भी आगे अब बढ़ना। तो वहां जो दूर खड़े वो पहाड़ नजर आ रहे हैं, कवि कहते हैं ऐसे पहाड़ जैसे खतरे वाले मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो ये मार्ग ही बेहतर है। यानी जितने खतरे भरे मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें उतने ही अच्छे फल मिलने के चांसेस बनते हैं। जैसे समझिए यहां कोल्ड इम्पॉसिबल, बड़ी ठंडक है, असंभव सा है, अहेड आगे को अब जाना। अब देखिए ना वहां लिफ्ट्स, आपके बुक में लिस्ट्स है, आप इसे लिफ्ट समझिए, वो मिस्टेक है वहां। लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, उठाए हुए हैं द माउंटेन्स, ये पहाड़, लवली हेड, अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर टिलाएं, ये पहाड़ देखो यहां से उठाए हुए हैं, उनकी टिलाएं नजर आ रही है, पहाड़ अपने मस्तक खड़ा किए हुए यहां से दिख रहा है। लेकिन वहां तक अगर पहुंच जाऊं तो मेरे लिए, मेरे ख्याल से लगता है कि वहां पहुंच जाने के बाद क्या होगा। यहां से तो नजर आ रहा है कि हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम वहां पहुंच जाए, यानी यही होता है जीवन के मार्ग में, कोई चीज बड़ा कठिन हमको नजर आ रहा होता है इसी पहाड़ की तरह, लेकिन अगर हम किसी तरह उस पहाड़ के निकट पहुंच जाएं, यानी अपने जीवन के मकसद तक हम किसी तरह कठिनाई से पहुंच जाए। कंपैरिजन समझिए, एक तरफ पहाड़, एक तरफ जिंदगी के मार्ग। अगर पहाड़ तक पहुंच जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, यहां समझिए, हुज व्हाइट वाटरफॉल, जिसके वो गिरते हुए झरने के पानी, उस पहाड़ से दूर में वो झरने के पानी गिर रहे हैं, यहां हम प्यासे हैं, हम प्यास अपनी बुझाएंगे कैसे? तो हुज व्हाइट वाटरफॉल, जिसके वो पानी के गिरते हुए झरने, कुड ब्लेस, शायद हम पर मेहरबान हो जाए और अपना पानी पिलाकर हमें संतुष्ट कर दे और हमारी जिंदगी बच जाए। अर्थात हम जीवन के मार्ग में जिस चीज को असंभव सा समझते हैं, अगर इसी पहाड़ के तरह वो असंभव लग रहा है, अगर हम किसी तरह से हिम्मत करके वहां तक पहुंच जाते हैं, तो जिस तरह पहाड़ के निकट पहुंच जाने पर हमारी जो ये प्यास है वो बुझ जाती है, तो जीवन के मार्ग पर, कठिन मार्ग पर चलते हुए अगर हम उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर बन जाती है। तो यानी हमेशा कठिन मार्ग पर चलना सीखो। जिंदगी के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ तो यमराज खड़े हैं। देखो ना ये वीरान जंगल जो कभी हरियालियों से भरा हुआ रहता था, आज इस जंगल में पत्ते ही नजर नहीं आ रहे, सुनसान है। इसी तरह हमारी जिंदगी है यार, ये शरद के समय में, यानी पतझड़ के समय में ये पत्ते विहीन जंगल है और हमारी जिंदगी इसी तरह इन्हीं पत्तों के तरह है। हम बूढ़े बुजुर्ग लोग सब मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे का क्या कहना, वो भी नहीं टिकेंगे, वो भी मौत की तरफ चल पड़े हैं। इन द लास्ट लाइन आप देखिए यहाँ क्या करें, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी पोएट मीन्स टू से कि लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ये उठाए हुए हैं ये पहाड़ अपने सुंदर सुंदर टिलाएं। यहां से मैं देख रहा हूं हुज व्हाइट वाटरफॉल, जिसके वो गिरते हुए पानी के झरने, कुड ब्लेस, शायद मेहरबान हो जाए हम प्यासे लोगों के ऊपर। जैसे कोई राही है और वो प्यासे हैं और वो पहाड़ उसे नजर आ रहा है, वहां तक अगर किसी तरह वो पहुंच जाए तो उस पर जो है ये गिरते हुए पानी के झरने मेहरबान हो सकते हैं और उसकी जिंदगी बचा सकती है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जीवन की राही जो अपने मृत्यु काल के आखिरी पड़ाव में वो बढ़ रहे हैं, शायद मृत्यु के आखिरी क्षण में भी शायद कोई ऐसा ये चट्टान के तरह आदमी आए और अपनी मदद से ये जीवन के आखिरी पड़ाव पर चल रहे ये गरीब गुरबे लोग, विवश लोग को शायद वो आसरा देकर इस पानी के तरह बचा पाए,
जिस तरह ये गिरते हुए पानी किसी की प्यास बुझा सकती है, शायद इसी पहाड़ के तरह कोई कठोर आदमी ही सही वो आकर इसके जीवन की रक्षा कर दे, जिसे ये समाज के दरिंदों ने दबोच लिया है। उसके आखिरी सफर में भी अगर आकर के मदद कर दे तो शायद उसकी जिंदगी बच जाए। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर दो तरह के मीनिंग क्रिएट हैं, एक तो जंगल से, दूसरा हमारे समाज से। तो चलिए मैं लास्टली इस पोएम को इन डिटेल्स मैं एक बार लास्ट स्टेंजा को फिर बोल देता हूँ। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, बड़ी ठंडक है, असंभव सा है आगे को जाना। लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, उठाए हुए हैं ये पहाड़ अपने सुंदर सुंदर ये टीलाएं जो बहुत सुंदर नजर आ रही है, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। हुज वाटरफॉल, जिसके ये गिरते हुए उजले रंग के पानी के झरने, कुड ब्लेस, ये शायद मेहरबान हो सके। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जीवन के राही के अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में शायद ये मृत्यु काल में इस पहाड़ तक पहुंच जाए, तो इससे गिरते हुए पानी इसकी प्यास को बुझाकर इसकी शायद जीवन की रक्षा कर दे। ऐसा लगता है शायद कोई इस पहाड़ के तरह आदमी आए और ये गरीब लोगों के जीवन की रक्षा कर दे। बस ऐसा मुझे लगता है कि काश ऐसा हो पाए। यानी जिंदगी में निराशा ही निराशा कवि ने इसमें देखी है और निराशा पर का वर्णन किया है। तो आई एम श्योर कि इन डिटेल्स लाइन बाय लाइन स्टेंजा वाइज मैंने दोनों ही तरह से, एक सामाजिक दृष्टिकोण से और एक वो जंगल के सीन के अकॉर्डिंग मैंने इस पोएम को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम श्योर कि आपको लाइन बाय लाइन ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो आप लाइन बाय लाइन इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट you must subscribe my channel, The Universe English Institute. This is me Shankar Jaikishan from Trivandrum, Supaul district, Bihar. I provide you online class and basically for the students who are studying in class 12th and preparing for the final examination in 2022 and next, I'm sure कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास फिर से नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा। इतने देर के लिए धन्यवाद।